स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। अगर आप वन शॉट में इसको कंप्लीट करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो वन शॉट वीडियो है, आप कंप्लीट देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन में आप बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखते होंगे, जैसे मान लीजिए गर्मी में कमरे के ताप पर आप दूध को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। लोहे का तवा जो है वो आप कई दिनों बाद उसमें हमने देखा होगा उसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। अंगूर का किण्वन होने लगता है, फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं। भोजन जब पकाया जाता है तो भोजन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचाता है, ठीक है, हम सांस लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसमें जो प्रारंभिक वस्तु है, ठीक है, उसकी प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल गया है, ठीक है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है, यानी कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे आपने देखा था कि जब आप दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर आप जब भोजन को पचाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जब अंगूर को आप खुला छोड़ देते हैं, किण्वन करते हैं, तो वो उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो भी एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जाने कि कोई अभिक्रिया हुई है, ठीक है। चलिए इस एक्टिविटी से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी में क्या किया गया है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, ठीक है, उसको आपने चिमटे से पकड़ रखा है और उसको इस बर्नर के थ्रू आपने उसको बर्न किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जलने के बाद यहाँ इसकी राख इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन है उससे आपको एक नया पदार्थ मिला, ठीक है, ये आपको राख मिली, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को देखते हैं। आपने देखा कि एक चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन दहन होता है, जलता है, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम रिबन है आपका वाइट फ्लेम के साथ जलने लगता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही चूर्ण होता है और ये जो पदार्थ होता है जो हमें राख के रूप में मिला है, ये होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया जलने के बाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो हमें एक नया पदार्थ मिला, ठीक है। मैग्नीशियम एक अलग पदार्थ था लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग पदार्थ है, ठीक है, एक नया सब्सटेंस है, ठीक है। एक और देखते हैं क्रियाकलाप एक्टिविटी। देखिए जब भी आप यहाँ जिंक आपने डाला है, जिंक पे आपने क्या डाल दिया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या और इसमें यह डाल दिया आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये जो फ्लास्क है, ठीक है, ये फ्लास्क क्या होने लगेगा, हीट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। अब गर्म होगा इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस आया है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। अब वो चेंजेस क्या है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। देखिए उसकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है, ठीक है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके कलर में चेंज आ सकता है, गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, कोई गैस निकल सकती है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, जैसे इस एक्टिविटी में तापमान में परिवर्तन हुआ है, ये फ्लास्क गर्म हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये सारी अवस्थाओं में चेंजेस आएंगे, रंग में चेंज आएगा, गैस के निकास में चेंज होगा और तापमान में चेंज होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पदार्थ है वो किसी दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहा है, किसके बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपने समझ ली, कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन जब होगा किसी पदार्थ में, ठीक है, और जो पदार्थ बनेगा वो पिछले वाले पदार्थ से बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा, उसकी जो क्रियाकलाप होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, ठीक है।
अब रासायनिक समीकरण समझते हैं। तो देखिए, जैसे मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब भी किसी चीज को आप जलाते हैं तो उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, ये वाली जो साइड कहलाएगी, ये कहलाती है अभिकारक, ठीक है। और ये जो बना, जो नया सबस्टेंस बना, जो नया पदार्थ बना, इसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्लियर? तो ये वाली साइड कहलाएगी अभिक्रिया साइड और ये वाली साइड कहलाएगी उत्पादक साइड। ओके। और हमेशा प्लस से जोड़ते हैं जब भी रिएक्शन कराते हैं, जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में या दो तत्वों के बीच में या दो यौगिकों के बीच में, तो हम क्या लगाते हैं? हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं। क्लियर है? ठीक। रासायनिक समीकरण लिखना, तो लिखते कैसे हैं? तो हम लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम लिखा तो मैग्नीशियम लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका सिंबल लिखते हैं हम, ऐसे नहीं लिखेंगे, हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखते इसको, जैसे मैग्नीशियम का नाम मैग्नीशियम पूरा लिख दिया, नहीं, इनके हम सिंबल्स लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, जैसे ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तत्व की बात नहीं कर रहा, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा। तो बना क्या? MgO। क्लियर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। इन दोनों के बीच में, अभिकारकों के बीच में हमेशा प्लस का साइन लगता है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को आप संतुलित क्यों करते हैं? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान होता है वो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो आप उत्पादन कर सकते हैं और ना उसको आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद मास जो है, यानी द्रव्यमान जो है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसीलिए आप क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो एक ये आपने देखा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने पर क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली उसमें से, ठीक है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में है इसका, तो यहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इनको संतुलित करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको ये संतुलित करनी है Fe प्लस H2O और बना क्या? Fe3O4 प्लस H2। अब यहां ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां आयरन कितने हैं? 1। यहां आयरन कितने हैं? 3, ठीक है। तो यहां भी 3 होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां भी आयरन 3 हो गए और यहां भी आयरन 3 हो गई। क्लियर है? ठीक। इसके बाद अब देखिए, अब बारी आई हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? सिंगल। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गए और यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन 4 है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 × 2 8। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2। देखिए H, ये 2 जो लगा हुआ है ना, इसको भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह भी, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गए और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे इसका डिटेल वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहां ट्रिक बताई है, आप 3 से 4 मिनट में उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हमें इंफॉर्मेटिव बनाना है, हमें, ताकि उसको कोई लेमैन भी समझ सके। मतलब इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है Fe, तो हमने यहाँ उसके आगे S लगा दिया, ठीक है। S का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये जो हाइड्रोजन है ये गैसियस फॉर्म, देखिए यहाँ ये जो वाटर है ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन पे क्या लगा दिया हमने? G लगा दिया, ठीक है। तो ये भी गैसियस फॉर्म में है। और Fe3O4 ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ हम इनकी स्टेट लिख के इसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, इस अभिक्रिया में भी आपने क्या किया है? यहाँ 340 ATM लिखा है, इसका मतलब इसको भी आपने इंफॉर्मेटिव बनाया है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया तब होगी जब 340 ATM प्रेशर होगा, ठीक है। ऐसे ही ये
आपने इन्फॉर्मेटिव बनाया देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जब भी फोटोसिंथेसिस की जो अपक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा। चलिए रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है संयोजक अपक्रिया, ठीक है, संयोजक अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, तो इसमें दो तो होंगे आपके अभिकारक और एक होगा आपका उत्पाद, ये ध्यान रखिएगा। ये पहचानने का तरीका है संयोजक अपक्रियाओं। इसमें दो अभिकारक होंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन प्रोडक्ट या फिर उत्पाद जो गए वो हमेशा सिंगल बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको हमने पानी में डाल दिया, ठीक है। अब ये जो CaO है ये बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो सफेदी घर में लाते हैं वो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने पानी में डाल दिया, तो जनरली आपने देखा होगा जो सफेदी घरों में हम लाते हैं उसको पानी में डालते हैं, ठीक है। पानी में डालने के बाद आपने देखा होगा उसमें से हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, ठीक है। और बनता क्या है, बुझा हुआ चूना ही बनता है। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसका एक्सेस सॉल्यूशन, और क्या निकलती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो आपके अभिकारक हैं और प्रोडक्ट आपका यानी उत्पाद जो बना वो आपका सिंगल बना है। तो ये पहचानने का तरीका है संयोजक अपक्रियाओं को, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कोयले का दहन करते हैं, तो यहाँ देखिए दो अभिकारक हैं और जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, वो हमारा सिंगल बना, ठीक है। तो संयोजक अपक्रियाओं को आप ऐसे करके पहचान सकते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक संयोग करते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रियाओं को हम संयोजक अपक्रियाएं कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिस अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उत्पाद साइड में, उत्पाद की तरफ, ठीक है, तो उन अपक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो था, जो बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना बना था, वो भी एक कैसी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और संयोजक अपक्रियाएं भी है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक गैस का आप दहन करेंगे, प्राकृतिक गैस होती है आपकी मीथेन, तो CH4, ठीक है, उसका दहन करेंगे ऑक्सीजन की हेल्प से, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बहुत सारी ढेर सारी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है उसमें, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, ठीक है। इससे हम टूटने के बाद, रासायनिक अपक्रिया होने के बाद बॉडी में क्या बनता है, डाइजेशन के बाद बनता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज जो होता है जब वो ब्रेक डाउन होता है या उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर बनता है और बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, क्योंकि उत्पाद साइड में ऊष्मा निकलती है, क्योंकि उत्पाद साइड में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इस अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ये पूछा भी जाता है पेपरों में, ठीक है। एक होती है वियोजन या अपघटन अपक्रिया, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो जब भी एक सिंगल अभिकारक, ध्यान देना, जब भी एक सिंगल अभिकारक, वो यौगिक भी हो सकता है, ठीक है, यौगिक ही होगा, तत्व तो टूटेगा नहीं, तो जब भी एक सिंगल या एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो ऐसी अपक्रियाओं को हम वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। अब ये वियोजन या अपघटन तीन तरह से हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है सूर्य की ऊष्मा से, ठीक है। दूसरा हो सकता है आप किसी चीज को हीट करें, हीट मतलब ऊष्मा दें, ठीक है, उससे हो सकता है। और तीसरा हो सकता है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो किस कलर का होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। और अपक्रिया के बाद आप देखेंगे कि क्या इसमें परिवर्तन आया, ठीक है।
तो देखिए ये फेरस सल्फेट है, इसमें आपको क्या किया, आपने इसको क्या हीट किया, ऊष्मा दी, ठीक है। तो किसमें चेंज हो गया ये, फेरिक ऑक्साइड में, और कौन सी गैस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में एकल अभिकर्मक, ठीक है, ये ठीक है, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करता है, ठीक है। यह एक वियोजन अपक्रिया है, ठीक है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और इस क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, ठीक है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसी होती हैं, गैस होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि फेरस सल्फेट जो होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये वियोजन अपक्रिया से ऊष्मा देने पर टूट जाता है फेरिस ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। क्लियर है। और इसका कलर भी क्या हो जाता है, रंग भी बदल जाता है, हरा रंग होता है, हरा रंग गायब हो जाता है। तो ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट भी बदल जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट किसमें बदल जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी देखिए एक अभिकर्मक है, ठीक है, एकल अभिकर्मक टूट के दो क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, ठीक है। एक और तापन का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट को अगर आप ताप करेंगे, गर्म करेंगे, तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अपक्रियाएं आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्या क्या निकलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए भूरे रंग का धुआं उत्पत्ति होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा किस कलर का है, भूरे रंग का, ठीक है। ये कलर भी पूछ लेता है कि किस कलर का निकलता है, ठीक है। अब जल का विद्युत अपघटन, विद्युत से भी अपघटन होता है, वियोजन होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ देखिए हमने पानी लिया, जल लिया, और जल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव साइड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इस पानी को आप बैटरी के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो ठीक है, इसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो एनोड साइड है इससे निकलेगी कौन सी गैस, O2 गैस निकलती है, ठीक है। और जो कैथोड साइड होती है इससे निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस साइड से कौन सी गैस निकलती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एनोड से कौन सी गैस निकलती है और कैथोड से कौन सी गैस निकलती है। इसी को बोलते हैं जल का विद्युत अपघटन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपने क्या किया, जल को ब्रेक कर दिया, वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। इसके बाद सनलाइट की हेल्प से, यानी सूर्य के प्रकाश से भी आप किसी भी अभिकर्मक का, किसी भी सबस्टेंस का क्या चेंज कर सकते हैं, उसको विघटन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सूर्य के प्रकाश में आप सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का क्या कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं, और कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन, ठीक है। ऊपर दी गई अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इन अपक्रियाओं का यूज किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अपक्रिया हुई, ठीक है। हमने देखा कि वियोजन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत तीनों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको। जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप, अब जो प्रक्रिया हो रही थी इसमें ऊष्मा आपने दी थी। देखिए वहाँ क्या हो रहा था पिछले क्रियाओं में कि वहाँ ऊष्मा निकल रही थी, यहाँ आपने ऊष्मा दी है तब ये काम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तब रासायनिक अपक्रियाएं हुई हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा देनी पड़ती है उनको ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहा जाता है, या एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उनको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विस्थापन अपक्रियाओं की, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दी, एक लोहे की कील डाल दी, आयरन नील डाल दी। तो कुछ वक्त बाद आप देखेंगे, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को निकाल देगा और खुद उसकी जगह लग जाएगा, ठीक है। तो बनेगा फेरस सल्फेट और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रियाएं, ठीक है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला
रंग मलिन क्यों हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, फेरस यानी आपने आयरन को किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या बना, इसने जो आयरन है ये ज़्यादा पावरफुल है किससे, कॉपर से। ध्यान रखिएगा, ये जो विस्थापन जो अपक्रियाएं होंगी, ये मेटल जो है वो एक मेटल को दूसरे मेटल जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो उसको रिएक्ट कर देता, उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित कर देता है उसको। तो यहाँ आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है। इस अपक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है। इस अपक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रियाएं। जैसे जिंक भी ज्यादा पावरफुल होता है किससे, रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। तो यहाँ जिंक भी कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और यहाँ लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ से भी कॉपर को निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जिंक, लेड और कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, ठीक है। जिंक, लेड और जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। इसीलिए जिंक के ऊपर तीनों ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया अपने यौगिक से। इस तरह की अपक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रियाएं। अब देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं। तो द्विविस्थापन अपक्रियाओं को आप देखेंगे तो इसमें दोनों ही यौगिक होंगे, देखिए 1 और 2, और इसमें जो बनेगा वो अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। मतलब इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ निर्माण होगा जो जल में अविलेय होगा। इस अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो जब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया तो यहाँ देखिए आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ से सोडियम बेरियम की जगह आ गया और बेरियम आ गया सोडियम की जगह, तो बेरियम सल्फेट बना और क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये अवक्षेपण का काम करता है, प्रेसिपिटेट का काम करता है। अवक्षेपण बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस घुलता नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए Ba+2 और SO4- की अपक्रियाओं को BaSO4 अवक्षेप का निर्माण होता है। यह एक उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। ये अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। तो मैंने बताया भी था कि यहाँ आयंस का एक्सचेंज होगा, सोडियम बेरियम क्लोराइड की जगह ले लेगा, बेरियम जो है वो सोडियम की जगह ले लेगा। इन्हीं को हम बोलते हैं द्विविस्थापन क्रियाएं, मतलब दोनों का विस्थापन हो रहा है, म्यूचुअली एक दूसरे की आप जगहों को एक्सचेंज कर रहे हैं। उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। ऑक्सीजन को अगर किसी अपक्रिया में आप सम्मिलित करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, उपचयन अपक्रिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काली पदार्थ क्यों होता है, यह कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के योग से बनता है। देखिए कॉपर किस कलर का होता है, कॉपर होता है आपके ब्राउन कलर का, ठीक है। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है हीट करने पर, क्योंकि बन जाती है कॉपर ऑक्साइड और ये होती है ब्लैक कलर की, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, ठीक है। यदि हम इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाए तो सतह की काले भूरे रंग की हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अपक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको हाइड्रोजन से अपक्रिया करा दें इसकी, तो देखिए कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो यहाँ क्या कहलाएगी, जब क्रिया उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। तथा जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, तो इस अपक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको उपचयन, और ऑक्सीजन का जो रिमूवल होता है उसको अपचयन अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का एडिशन करके यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर जो ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन निकली, ठीक है, और यहाँ ऐड हुई है, ठीक है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ, ठीक है। कौन अपचयित हुआ, CuO।
CuO में से ऑक्सीजन निकली है, इसलिए ये अपचयित हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, ठीक है, इसलिए यह अपक्रिया उपचयित हुई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, उपचयित। तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, उपचयित हुआ है, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, आपका अपचयित हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोजन का उपचयित हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है और ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों अपक्रिया होती हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अपने दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ अपक्रियाओं में उपचयन का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप अगर आयरन को खुले में छोड़ दें तो कुछ दिनों बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, कुछ दिनों बाद उसमें रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाता है। आपने अब घरों में देखा भी होगा कि जो खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, अगर उनमें लोहे की कोई कील या किस तरह की लगी हो, ठीक है, तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। प्राय इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लोहे में जंग लगना। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी या तांबे में चढ़ने वाली परत के रंग को ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संरक्षित हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है। चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है, काली परत, जो कि होती है सिल्वर सल्फाइड की, ध्यान रखना, सल्फर की परत होती है। और कॉपर के ऊपर होती है कार्बोनेट की परत, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। संरक्षण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे की बनी हुई वस्तुओं में क्षति होना स्टार्ट हो जाता है। लोहे का संरक्षण एक गंभीर समस्या है, ठीक है। एक और होती है विकृत गंधता, जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। ये भी किसकी वजह से होती है, ये भी किसकी वजह से होती है, जब आप ऑक्सीडेशन होता है यानी उपचयन होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि जब हम खाना जो वसायुक्त होता है या तैलीय होता है उसका धीरे धीरे उपचयन होने लगता है, उपचयित होने लगता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाता है, ठीक है, उसमें स्मेल आने लगती है तथा उसके स्वाद में, गंध में परिवर्तन होने लगता है। प्राय तैलीय व वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिकारक मिलाए जाते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की गति जो है वो धीमी हो जाती है। जहाँ पे हवा कम आती है, जैसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में कौन सी ऑक्सीजन को हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा। क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है, वो जल्दी किसी तत्व से रिएक्ट नहीं करती है, किसी यौगिक से रिएक्ट नहीं करती है और रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं करती है आसानी से, इसलिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, जो चिप्स आप खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई शिकायत या समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।